नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम हिंदी के बसंत भाग 1 के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है बचपन। लेखिका है कृष्णा सोबती। यह एक संस्मरण है, तो हमें सबसे पहले जानना है कि संस्मरण क्या होता है या किसे कहते हैं। तो देखिए, संस्मरण साहित्य का एक आकर्षक स्वरूप है। संस्मरण लिखने वाला लेखक अपनी अनुभूतियों को रोचक ढंग से साझा करता है। लिखी गई घटना से लेखक का तारतम्य जुड़ा होता है। संस्मरण कल्पना करके नहीं लिखा जा सकता, यानी कि संस्मरण में लेखक अपनी अनुभूतियों का रोचक ढंग से साझा करता है और ये अनुभूतियाँ लेखक से जुड़ी हुई होती है, यानी कि संस्मरण को कल्पना के आधार पर नहीं लिखा जाता। आइए सबसे पहले लेखिका कृष्णा सोबती जी का जीवन परिचय जानते हैं। कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1925 को हुआ था। विभाजन के बाद वे दिल्ली में आकर बस गई और तब से यहीं रहकर साहित्य सेवा कर रही है। उन्हें 1980 में जिंदगीनामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1996 में उन्हें साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया, जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। 1917 में इन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये है कृष्णा सोबती जी का छायाचित्र। कृष्णा सोबती जी ने डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, यारों के यार, तीन पहाड़, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगीनामा, ए लड़की, दिलो दानिश, हम हसमत भाग 1 तथा भाग 2 और समय सरगम नामक प्रमुख कृतियाँ लिखी। इनको मिलने वाला सम्मान साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता समेत कई राष्ट्रीय पुरस्कारों और अलंकरणों से शोभित कृष्णा सोबती ने पाठक को निज के प्रति सचेत और समाज के प्रति चैतन्य किया है। आपको, यानी कि कृष्णा सोबती जी को हिंदी अकादमी दिल्ली की ओर से वर्ष 2000-2001 में सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया था। आइए अब कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखा गया संस्मरण बचपन का सारांश जानते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। इसमें लेखिका कहती है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, यानी कि मैं तुम्हें अपने बचपन की बातें बताऊंगी और अभी मेरी उम्र तुम्हारी दादी या नानी के बराबर हो सकती है, लेकिन परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। लेखिका कहती है, हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्का रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। यहाँ लेखिका ने पिछली शताब्दी में पैदा होने के बताए जाने के साथ साथ
पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी आए हुए बदलाव के बारे में बताया है। लेखिका ने बताया है कि मैं भी पहले रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। इसके साथ साथ उसने अपने पसंदीदा रंगों के बारे में भी बताया है और वो कहती है कि अब मेरा मन यानी बढ़ती हुई उम्र के साथ में मन कुछ ऐसे करता है कि मैं सफ़ेद पहनूं, हल्के रंग के कपड़े पहनूं, गहरे रंग के नहीं। साथ ही उन्होंने ऐसे भी बताया है कि मैं पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनती आई हूँ तथा विभिन्न प्रकार की पोशाकों के नाम भी बताए हैं। यहाँ कुछ शब्द आए हैं जैसे सयाना यानी कि समझदारी, शताब्दी, शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह है, दशक, दशक यानी 10 वर्षों का समूह है। लेखिका कहती है कि बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब भी याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। यहाँ लेखिका अपने बचपन में पहनने वाले कुछ फ्रॉकों के बारे में बताती है, साथ ही उनके रंग भी बताती है और कहती है कि वो मुझे आज भी अच्छी तरह से याद हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। आप भी जब अपनी बचपन की फ़ोटो देखते हो तो फ्रॉक को याद करते होंगे और कई फ्रॉक ऐसी भी या कोई ड्रेस ऐसी भी होती है जो आपको बहुत पसंद होती है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। यानी लेखिका कहती है कि उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब जिसके अंदर रुमाल और बालों के अंदर रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर यानी नींबू रंग, ऐसा होता है लेमन कलर। तो लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और एक अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। लेखिका कहती है मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपनी मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह यानी रविवार की सुबह इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। यहाँ लेखिका अपने द्वारा रविवार के दिन किए जाने वाले काम को बता रही है। लेखिका कहती है कि रविवार की सुबह हमें अपने मोजे धोने पड़ते और जूतों के पॉलिश करनी पड़ती। यह काम घर में किसी नौकर या नौकरानी को नहीं दिया जाता। लेखिका कहती है सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शूज आ चुके हैं। कहना होगा कि यह पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। यहाँ लेखिका कहना चाह रही है कि मुझे बूट के पॉलिश करना अच्छा लगता था और जब हमें नए जूते मिलते तो वो इतने सख्त यानी इतने कड़क होते थे कि उनको पहनते ही पैरों में छाले हो जाते और साथ ही उन छालों का इलाज शुरू हो जाता। यानी कि लेखिका है वो अपने समय में मिलने वाले जूतों के बारे में बता रही है तथा साथ ही कह रही है कि आजकल नई नई किस्म के यानी कि अलग अलग ब्रांडेड के शूज हैं वो मिलने लग गए हैं जो पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। लेखिका अपने समय में मिलने वाले जूतों के बारे में बताते हुए लिखती है कि जब कभी हमें लंबी सैर पर निकलना पड़ता तो अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के
अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क आ गया है। हर शनिचर को हमें ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। यहाँ लेखिका बताती है कि जब हमें जूते पहनकर लंबी सैर पर निकलना पड़ता तो हम अपने पास में रुई ज़रूर रखते, क्योंकि जूता लगते ही रुई जो है वो मोजे के अंदर लगा लेते थे। साथ ही लेखिका कहती है कि तुम्हारे और हमारे जो बचपन है उसमें बहुत फ़र्क आ चुका है। हर शनिचर यानी हर शनिवार को उन्हें ओलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल पीना पड़ता था, जो कि एक मुश्किल काम था। लेखिका कहती है कि शनिवार को सुबह से ही उस तेल की नाक में गंध आने लगती थी। लेखिका कहती है छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते हैं, उन्हें देखते ही मितली होने लगती है। यहाँ लेखिका कहती है कि छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, खुराक मतलब अरंडी या जैतून के तेल लेना होता था, उसके निशान उस गिलास पर लगे हुए होते थे कि इतना तेल तुम्हें पीना है। उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी, यानी कि उस निशान को देखते ही हमें क्या होने लगता, मितली यानी कि जी घबराना या उल्टी जैसा होना। मुझे आज भी लगता है अगर हम न भी पीते वह शनिवार दवा तो ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। यानी कि यहाँ लेखिका कह रही है कि हमें उस तेल को अच्छी सेहत के लिए पिलाया जाता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम वो तेल ना भी पीते तो भी हमारी सेहत वो ठीक ही रहती। लेखिका कह रही है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। दिलचस्पियाँ यानी कि रुचियाँ या पसंद, अर्थात यहाँ लेखिका कहना चाह रही है कि तुम्हारे और हमारे समय में दूरी के साथ साथ बचपन की रुचियाँ भी परिवर्तित हो गई है। लेखिका कहती है कि हमारे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन यानी कि गाने सुनने का यंत्र, जिसे हम रिकॉर्ड प्लेयर भी कह सकते हैं। इस प्रकार से होता था ग्रामोफोन। रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे, यानी कि लेखिका कह रही है कि हमारे समय में कुछ ही घरों में केवल ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। लेकिन आज के समय में तो रेडियो और टेलीविज़न के साथ साथ में कंप्यूटर और मोबाइल और हो गए हैं। लेखिका कहती है हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम में बदल गई है, कचौड़ी और समोसा पेटीज में बदल गया है, तथा शहतूत और फालसे तथा खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। साथ ही लेखिका कहती है कि उन दिनों कोक और पेप्सी नहीं, लेमनेड और विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। यहाँ लेखिका कहती है कि शिमला और नई दिल्ली में जो बच्चे बड़े हुए हैं उनको वेंगर्स और डेविको रेस्तरां, ये वेंगर्स और डेविको रेस्तरां के नाम है, और रेस्तरां यानी रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री है वो ज़्यादा अच्छी लगती थी या ज़्यादा मज़ा देने वाली
होती थी। साथ ही लेखिका कहती है कि हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही संस्मरण पढ़ेंगे। आगे का अगली कक्षा में पढ़ते हैं। धन्यवाद।